ये पूरे सदन की भावना है कि हमारे मित्र, हमारे सांसद भाई और अजीज़ दोस्त सही सलामत आए हैं और उनकी तबीयत और ठीक ठाक से वहाँ से निकले, इसके लिए हम सब भगवान का धन्यवाद करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनकी लंबी आयु हो और ये देश के समाज के काम में लंबे समय तक सेवा देते रहें। राज्य सरकार ने तुरंत इस पे गहराई से कार्रवाई की, आरोपी पकड़े भी गए हैं, उनके व्हीकल को भी जब्त किया गया है, उनके जो उन्होंने इस्तेमाल किया था हथियार भी बरामद किए गए हैं और पूरी गंभीरता से इस विषय के ऊपर कार्रवाई चल रही है। माननीय गृह मंत्री जी सोमवार को, आज वो दिल्ली में नहीं है, सोमवार को इस विषय में विस्तार से सदन को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। मेरठ में कल जो घटना हुआ था बैरिस्टर साहब के साथ में, उस घटने में 2 फायरिंग करने वाले जो थे शूटर्स, वो पकड़े गए हैं। कल ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। आज हाई कोर्ट में, जिला कोर्ट में पेश करने के बाद उसे सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया था कि बैरिस्टर साहब को Z+ सुरक्षा दी जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सुरक्षा का जायजा लिया और पाया कि उन्हें जेट सिक्योरिटी दिया जाए। उनको प्रोवाइड भी करा दी गई थी, लेकिन बैरिस्टर साहब के कारण उन्होंने लोकसभा में अपने भाषण में कहा कि मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, इसलिए कि मेरा जान जितना कीमती है, एक आम इंसान का भी जान उतना ही कीमती है। आम नागरिकों का आप हिफाजत करें, हम भी हिफाजत हैं, और जो दोषी है उसके ऊपर UAPA के तहत कार्रवाई करी जाए। इधर बिहार के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अमर विधायक अख्तरुल साहब ने अपने विधायकों के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात करे और मेमोरेंडम दिया कि जो इस तरह का काम कर रहे हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने लोकसभा में क्या कुछ कहा है अपने भाषण में। उससे दरियाफ्त किया कि क्या हुआ और आपने मुझे बताया कि आपने फौरन पुलिस के आला अहदेदारों से बातचीत भी की। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी को एक रुकने पार्लिमान की जान पर जब कातिलाना हमला किया गया टोल गेट पर, आपने उस बात की, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। स्पीकर साहब, मैं मुख्तसर से यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मुख्तलिफ प्रदेश में इक़्तिदार पर हैं। ये बात आप तमाम को मैं गोशेगुजार कर रहा हूँ कि आखिर ये कौन लोग हैं जो गोली पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते। आखिर ये कौन लोग हैं जो इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि इनको इस संविधान पर एतमाद नहीं रहा, उनको अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के खिलाफ हैं, जो इतनी नफरत पैदा करते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं? मैं इसको सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये सबके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि जहां तक मुझे मालूम कि मैं 2 मरतबा का विधायक हूं, 4 मरतबा का सांसद हूं, और अगर इस तरह से अगर राजनीति आगे बढ़ेगी कि टोल गेट पर गाड़ी रुकती है और 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं, आखिर इन नौजवानों को ये कैसे रेडिकलाइज हुए? और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने
ये रेडिकलाइजेशन सैयद कुतुब की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, अब्दुल्ला अज़ाम की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए, या अयमन अल ज़ोहरी की किताब पढ़कर रेडिकलाइज हुए? इसीलिए मैंने सरकार से 2015 में कहा था कि इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट MHA में उसमें तमाम मज़ाहिब के लोगों का एक काउंटर रेडिकल सेल बनाइए आप। तीनों पड़ जाएंगे। और सर ये रेडिकलाइज हो चुके हैं तो भारत की इससे राइट विंग कम्युनिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो गलती NDA 1 में की थी आप वही करने जा रहे हैं। आपको नुकसान होगा, आपकी सरकार को नुकसान होगा, देश को तो, देश की सालिमियत को खतरा तो पैदा हो रहा है। सर मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है आप इस पर गौर करिए, इन पर UAPA क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो UAPA लगता है। एक सिटिंग MP के ऊपर UAPA नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। सर चौथी बात यह है कि रेडिकलाइजेशन की जब बात होती है, हमने यहां पर एक कांग्रेस के बड़े नेता से सुना कि 2 भारत हैं दौलत के एतबार से। नहीं सर, भारत की दौलत मोहब्बत है, भारत की दौलत पैसों की दौलत नहीं है, भारत की दौलत मोहब्बत है। हां 2 भारत हैं, एक मोहब्बत पर जो पिछले कई बरसों से आबाद है और एक नफरत पर भारत बन रहा है। तो क्या आप दौलत की भारत की मिसाल देंगे या मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे? अगर मोहब्बत की भारत की मिसाल देंगे तो उसमें आपको मेरी जबान को रोकने के लिए गोली चलाने की जरूरत नहीं है। इस 2 भारत को समझने की जरूरत है। सर खत्म, सर मुझे खत्म, सर सुनिए सर, मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी, मुझे बोलने दीजिए सर। हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं, अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर मैं आपसे गुजारिश यह करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया, आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से, बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं Z कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं Z कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए, आप मुझे A कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ, सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के MP पर कोई 6 फीट के फासले से 4-4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे Z कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर, उस पर UAPA लगाइए। और इनके दिमाग कौन है? 2 लोग रेकी करते हैं, उनको मालूम कि मैं मीरठ की ठोर से आ रहा हूं उस टोल गेट पर, और 6 फीट के फासले पर गोली चलाते हैं। तो आप देख लीजिए सर, आप सरकार के हवाले, अगर आप इंसाफ करना चाहें
आप इंसाफ कर सकते, मगर रेडिकलाइजेशन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इससे राइट विंग टेररिज्म बढ़ेगा। शुक्रिया सर। थैंक यू सर। अब अख्तरुल ईमान साहब का बयान को सुनिए। है यूपी में हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो कातिलाना हमला हुआ है, उसी ताल्लुक से हम लोग कहने के लिए गए थे कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है इलेक्शन, और इलेक्शन लोकतंत्र को स्थापित करने का सबसे बड़ा माध्यम भी है। और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इलेक्शन के मौके से, कैंपेन के मौके से अगर जानलेवा हमला हो रहा हो हमारे लीडर पर, तो इसके माने ये है कि सिर्फ हमारे लीडर पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जा रही है। और लोकतंत्र की हत्या करने वाले कौन लोग हैं, और यूपी की जो प्रशासन है वो सिक्योरिटी देने में सक्षम क्यों नहीं साबित हो पाई? जिन लोगों ने कातिलाना हमला किया है ये कौन लोग हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, सबकी तहकीक होनी चाहिए। और हम लोग पूरे देश में शांतिपूर्वक तौर पर हम सरकार से मुतालबा करते हैं, और देश के उन लोगों से भी जिन लोगों को गांधी की आत्मा को शांति पहुंचाने की नीयत है, और गांधी का जो रोज रोज कत्ल हो रहा है, तो अगर उसके नजरियात को बचाना है तो लोगों को उठना होगा। और हम साफ तौर पर यह कहना चाहते हैं कि इस किस्म का जो भी हमला हुआ है, इस वक्त देश में वो लोग इसके जिम्मेदार हैं जो लोग जहरीले मने बम, बंदूक और बारूद से भी ज्यादा खतरनाक नफरत की भाषा बोलकर जो इन गुमराह नौजवानों को प्रोत्साहित करते हैं, ऐसे सारे लोग मुजरिम हैं। इसलिए आला सतही जांच होनी चाहिए, ये कातिल कौन है और इन कातिलों के पीछे कौन लोग हैं, उसकी तहकीक होनी चाहिए। इसी संबंध में हम लोग महामहिम गवर्नर के पास गए थे और पूरा जिला इकाई हमारा इस मामले में। क्या लगता है गौरसेवादी लोग हैं? जी, गौरसेवादी लोग जाहिर है, मैं समझता हूं कि गांधी की हत्या तो एक बार हुई है और देश में बार बार गांधी के नजरियात की हत्या होती रही है। ये ऐसे ही लोग होंगे जो लोग गांधी के नजरियात, लोकतंत्र के दुश्मन, और इस मुल्क में जो सब लोग मिलकर रहते हैं सौहार्दपूर्ण एक वातावरण में, इस वातावरण के जो लोग दुश्मन हैं, ऐसे ही लोगों ने ये काम किया है और ऐसे ही लोगों ने ये काम करवाया है। बिहार में भी डर लगता है? मैं कह रहा हूं कि बिहार में क्या, पूरे देश में इस वक्त पूरे देश में कमजोर तबकात को, पिछड़ी को, एससी को, एसटी को, अकलियत के लोगों को, कमजोर तबका के लोगों को, शोषित और वंचित लोगों को हर जगह एक डर और खौफ है। मैं समझता हूं आजादी सिर्फ राजनीतिक आजादी का नाम नहीं है, बल्कि खौफ से नजात, भय मुक्त समाज बनाने की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की, और अंग्रेजों से शासन इसलिए नहीं लिया था कि अपने देश में भी हम इस तरह की जिंदगी जिएं, बल्कि देश अपना, लोग अपने, कानून अपना, व्यवस्था अपनी, हम निर्भय होकर जिएंगे। लेकिन अफसोस कि अपने ही देश में आज इस तरह का मामला हो रहा है जो देश पूरा शर्मिंदा है, और हम समझते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। नहीं, देखिए, मसला सिक्योरिटी का मामला सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब का नहीं है। मैं कह रहा हूं कि देश में हमारा गरीब पीछे की पंक्ति में बैठने वाला शख्स भी है, उसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए, है ना। ये हमारा मुतालबा उसका नहीं है कि आप हमें सिक्योरिटी दें, हमारा मुतालबा ये है कि सोसाइटी में पीस मेंटेन हो। कितने लोगों को जेड क्लास की सिक्योरिटी देंगे आप लोग? इलेक्शन के जमाने में ड्यूरिंग कैंपेन आप ये चाहते हैं कि हमारी नुमाइंदगी नहीं बढ़े? हम अपने संवैधानिक अधिकार के लिए मैदान में नहीं आए, आप हमको इलेक्शन से रोकना चाहते हैं। इसका मतलब यह है सिक्योरिटी कोई बड़ा जेड क्लास की सिक्योरिटी मिल जाना हमारे लिए मान सम्मान और तहफ्फुज की बात नहीं है। मामला यह है कि ये आचरण क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं, ये दो जो कातिल हैं इसके पीछे कौन साजिश करने वाले हैं, इसको बेनकाब किया जाए ताकि देश में एक शांत वातावरण हो और स्वच्छ इलेक्शन हो सके। और ये मैं साफ कहता हूं कि अगर इस देश में इलेक्शन के प्रोग्राम को साफ और स्वच्छ नहीं रखा गया तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है। गवर्नर की तरफ से क्या आश्वासन दिया गया? महामहिम को हम लोगों ने जाकर के सारी बातें कही हैं। जाहिर है कि वो केंद्र सरकार के दूत भी हैं यहाँ पर, तो अपनी बात को यहाँ से लेकर केंद्र तक पहुंचाएंगे, और पूरे जिला इकाइयों में हमारी तरफ से जो इस वक्त मुजाहरा हो रहा है, मैं समझता हूं बिहार गवर्नमेंट भी नोटिस देंगे और ऊपर तक हमारी खबरें जाएंगी।